हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। कलेक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 का जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जलन था उसका पार्ट 6। हम लोग इसमें कुछ डिस्कस करेंगे आज की। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि जो पुष्प का चक्र है उसमें हम लोगों ने बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग पढ़ा था। ठीक है, तो जो बाह्य दलपुंज था वो दलपुंज था, उसको तो हम लोगों ने अच्छे से समझा था, लेकिन जो पुमंग और जायांग था उसे हम लोगों ने नहीं समझा था अच्छे सही से। तो हम लोग आज पुमंग के बारे में समझेंगे। तो पुमंग जो हमने बताया था वो कैसा होता है, जिसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं। पुमंग, ठीक है। फिर उसके बाद जिसके ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, और फिर इसके बाद इसका जो पहले आप लोग चित्र देखिए, 1 2 3 4। हाँ, अब समझिए, जो ये था इसे हम लोग क्या कहते थे, पुंकेसर, पुंकेसर। और जो ये था इसे हम लोग बोलते थे पराग कोश। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लव बीजाड़ धानी। क्या, इसे हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु धानी। और जिसके अंदर क्या होता है, लघु बीजाणु। तो अब हम लोग समझेंगे कि जो ये पुंकेसर है, पुमंग, तो पुमंग का जो ये ऊपरी हिस्सा है परागकोश, ठीक है। जो ये परागकोश है, जब इसको हम लोग कैसे काटेंगे, जैसे कि जैसे किसी का सर काटा है, सॉरी, जैसे है ना, जैसे परागकोश है। अब परागकोश है यहाँ पे, ये परागकोश है, और एक होता है अनप्रस्थ काट और एक होता है अंधेर काट। जब हम लोग इसे एक अनप्रस्थ काट काटे, ठीक है। जब इसको हम ऐसे काटेंगे तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी। जैसे मतलब इसको हमने काट दिया, ठीक है, और जब इसको हमने काटा, जब हम इसके ऊपर से, जैसे हाँ इससे समझिए, जैसे ये है मार्कर, ठीक है। अब हमने इसको पहले ऐसे काटा, ठीक है। जब हम इसको ऐसे बीच से ऐसे काट देंगे तो हमें इसको ऐसे देखना होगा ना। जब इसके दो पार्ट हो जाएंगे, ये अलग ये अलग, जब हम इसको देखेंगे तो ऐसे देखेंगे। अगर जब हम लोग इसको ऐसे काटेंगे तो फिर हमें ऐसे देखना पड़ेगा। तो जो इसको ऐसे काट के जब हम लोग इसको ऊपर से देखेंगे तो किसकी संरचना किस प्रकार बनेगी, इस प्रकार से बनेगी। तो ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर का जो ऊपरी हिस्सा, इसे हम लोग परागकोश कहते हैं, ठीक है। जो परागकोश है, जब हम लोग इसके ऊपर एक कट लगाएंगे, ठीक है, जो इसके ऊपर एक कट लगाएंगे तो क्या कहलाएगा, जो ये बनेगा लव बीजाणु धानी। ठीक, लव बीजाणु धानी के अंदर जो ये छोटे छोटे होते हैं, ये क्या बोलते हैं, लव बीजाणु। तो अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे परागकोश। परागकोश क्या है, दो पालियों में बटा है। जो परागकोश है ये 2 पालियों में बटा है, ठीक है। दूसरा नंबर समझिए, छोटी छोटी थैलियां, इसमें क्या होंगी, इसमें क्या होंगी, छोटी छोटी थैलियां, छोटी छोटी थैलियां। और समझिए, इसमें कुछ लघु बीजाणु धानी है, ठीक है, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, ठीक है। अब जैसे कि अब हम जो परागकोश है, परागकोश को यहाँ पर बनाएंगे, हम लोग परागकोश को यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। परागकोश को हम लोगों ने बना लिया। फिर इसमें हम लोग एक ऐसे कट लगाएंगे। जब इसमें कट लगाएंगे तो इसकी संरचना किस प्रकार तैयार होगी, इसकी तरह हम लोग इसकी संरचना बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके 4 कोनों में क्या होंगे, ये एक, ये और एक ये, ठीक है। और इसमें परत होती है, इधर लिखिए, इसकी 4 परत होती है, 1
तो और जो एक परत होती है वह इससे जुड़ी होती है, जो एक परत होती है वह इससे जुड़ी होती है। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे। तो जो ये सबसे बाहरी परत होती है इसे हम लोग बोलते हैं बाहरी परत। जो दूसरा है इसे हम लोग बोलते हैं मध्य परत। और जो तीसरी परत है इसको हम लोग बोलते हैं, जो पहले इसको बाह्य परत, इसको मध्य परत, इसको आंतरिक परत, जिसे हम लोग अंतः परत या फिर आंतरिक परत कहते हैं। अंतः परत। ठीक है, 2 मिनट। और जो सबसे अंदर की परत होती है ना, इसे हम लोग बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं? टेपिटम। ठीक है, तो अब हम लोग इनके इंग्लिश में नाम जानेंगे। इसे हम बोलते हैं मिडल लेयर। जो बाहरी परत होती है इसे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। और जो अंतः परत होती है इसे हम लोग बोलते हैं एंडोथेसियम। और जो टेपिटम होता है इसे हम लोग टेपिटम ही कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग टेपिटम कहते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे। देखो, एक पुंकेसर है, ठीक है, पुमंग पुंकेसर। ठीक है, इसका हम लोगों ने जो एक ऊपरी परागकोश जिससे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, योजी से ये जुड़ा होता है और इसे हम लोग ग्रंथ बोलते हैं, इसे योजी और इसे परागकोश। ठीक है, परागकोश को हमने अलग लिया काट कर। जब परागकोश को लेंगे इसमें जो हम लोग अनप्रस्थ काट लगाएंगे। कौन सी काट? अनप्रस्थ काट। यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए कौन सी काट? अनुप्रस्थ। जब इसमें हम लोग अनप्रस्थ काट लगाएंगे तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार बनेगी। जैसे कि जब ये बना लघु बीजांड धानी, तो इसके 4 परत होती हैं। कौन सी 4 परत होती है? जैसे कि एक थी बाहरी परत, दूसरी थी मध्य परत, और जो तीसरी थी अंतः परत, और जो चौथी है वो है क्या है? टेपिटम। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पुंकेसर नहीं, सॉरी, ये जो परागकोश है। सबसे पहले यह द्विपलित, द्विपलित। फिर उसके बाद ये चतुष्कोणी, फिर उसके बाद इसमें 4 थैलियां होती है। चार थैले बाद इसमें लघु बीजांड धानी, और फिर लघु बीजांड। समझिए, जो चैप्टर हमारा था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था बाह्य दलपुंज, दलपुंज, और बाह्य दलपुंज, दलपुंज अच्छे से पढ़ा था। जो पुमंग था वो बाकी रह गया था। तो इसमें जो है पुंकेसर, पुंकेसर का हम लोगों ने जो ऊपरी हिस्सा है, जो फूला हुआ भाग है, इसे हम लोगों ने काट कर अलग कर लिया, जिसे हम लोग बोलते हैं परागकोश। और जो ये परागकोश है इसे हम लोगों ने एक अनप्रस्थ काट लगाई, जो जैसे यहाँ पे लिखा है, जो ये यहाँ पर है इसी को हमने यहाँ पर बनाया और इसको इस पे हम लोगों ने एक कट लगाई। जब कट लगाई तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार निकली, जो कि ये है। ठीक है, फिर इसके बाद इसे परागकोश कहते हैं और इसे लघु बीजांड धानी। परागकोश 2 पालियों में बटा होता है। ये इसमें छोटी छोटी थैलियां होती हैं जो इसमें लघु बीजांड धानी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमने इसमें कट करके बना, ये यहाँ पर लिखा है। इसकी कितनी परत होती है? यहाँ पर दिखा है, इसकी 4 परत होती है। बाहरी परत, मध्य परत, अंतः परत, और फिर सबसे लास्ट में टेपिटम। तो जो टेपिटम होती है, जो बाह्य परत होती है, कौन सी? अंतः परत। जो ये 3 परत होती है, ये कौन सा काम करती है? सुरक्षा का, सुरक्षा का। और जो टेपिटम होती है, जो टेपिटम है वो क्या प्रदान करती है? पोषण। जो टेपिटम है यह प्रदान करती है पोषण। ठीक है, जो टेपिटम है यह पोषण प्रदान करती है। फिर उसके बाद याद समझ लीजिए, जो पुंकेसर है,
तो हम केसर का ऊपरी हिस्सा काट के जो फूला हुआ भाग है उसको हमने अलग कर लिया। फिर उसके बाद जिसे हम बोलते हैं पराग कोष, फिर इसके हम लोगों ने एक अनप्रस्थ काट लगाई जिससे हम बोला लघुविजार धानी। फिर जहाँ यहाँ पर हमने पराग कोष की कुछ और लिखा जिसे द्विपलित होता है, चतुष्कोणी, इसके 4 कोने 1 2 3 4, 4 कोने, इसमें 4 थैलियाँ होती हैं, इसमें लघुविजार धानी होती है जिसे हम लोग लघुविजार कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे थोड़ा और आगे। हाँ, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया है जो पुमंग था, पुमंग को जैसे अब जैसे यही अगर अपरिपक्व हो, अपरिपक्व पराग कोष, ठीक है, एक होता है अपरिपक्व पराग कोष। हाँ ठीक है, ये एक अपरिपक्व पराग कोष, अपरिपक्व पराग कोष। जो अपरिपक्व पराग कोष होता है उस पे जब उसके अंदर जब हम लोग काट लगे उसके अंदर कई सारे ऐसे छोटे छोटे इसके अंदर इसी तरह कई सारे छोटे छोटे कोशिका होती हैं जिसके बाह्य परत तो होती है, लेकिन इसके अंदर जो कोशिका होती है इसे तो हम लोग बाह्य परत बोलते ही हैं, बाह्य परत। लेकिन जो इसके अंदर कोशिका होती हैं, जिसके अंदर जो कोशिकाएं बनी होती हैं हम लोग बोलते हैं विभक्त ज्योति, मतलब कि विभ ज्योत जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं विभ ज्योतकी, विभ ज्योतकी, विभ ज्योतकी कोशिका, विभ ज्योतकी कोशिका, इसे हम लोग बोलेंगे विभ ज्योतकी कोशिका। जो अपरिपक्व पराग कोष है, जब इसमें हम लोग कट लगाएंगे तो इसमें एक बाहरी परत होती है और जो इसके अंदर जो छोटे छोटे ऐसे जो सेल टाइप दिख रहे हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं विभ ज्योतकी कोशिका। जो विभ ज्योतकी कोशिका है आगे समझिए, जैसे ये है, ठीक। फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद इसके बाद हम लोग बनाएंगे ठीक है। इसके अंदर जो 4 कोशिका ठीक है, अब इनमें भी 1 2 ये 4 कोश, ठीक है, समझ लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद जो अपरिपक्व पराग कोष होता है, जो अपरिपक्व पराग कोष होता है जो अपरिपक्व पराग कोष होता है उसमें वह एक गोलाकार होता है। अपरिपक्व पराग कोष जो मतलब कि वृत्त होता है, ठीक है। अपरिपक्व पराग कोष देखो कैसे बनते हैं, इसमें सेल, इसमें कई सारे से छोटे छोटे सेल होते हैं, इसके अंदर सेल होते हैं, ठीक है। इन सभी कोशिका के इन सभी कोशिकाओं में जो कुछ कोशिका ऐसी होती है जो अपने आप को आकार में बड़ा कर लेती है। जो आकार में बड़ा कर लेती है वो कोशिका जिन्हें कोशिका द्रव होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रपुष्प कोशिका। कौन सी कोशिका? प्रपुष्प कोशिका। तो जो इनके अंदर तो हम लोग समझते हैं कि इधर से समझिए एक अलग से चित्र बनाकर, ये है
और इसके अंदर कई सारी कोशिका हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कई सारी कोशिका हैं, लेकिन इनमें 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रपुष्प कोशिका। जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रपुष्प कोशिका। प्रपुष्प कोशिका जो ये परत होती है, इसे हम लोग बाह्य परत बोलते हैं। बाह्य परत। ठीक है, तो जो यहाँ पर लिखा है, इसमें हम लोग इसे बाह्य परत बोलते हैं। बाह्य परत के बाद जो इन सभी कोशिका का आकार बड़ा हो जाता है। इन सभी कोशिका के आकार में कुछ कोशिकाओं का आकार बड़ा हो जाता है, जिनके अंदर कोशिका जड़ होता है, जिन्हें हम लोग प्रपुष्प कोशिका कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि जैसे जो 4 कोने में है, जो ये अपने आप को प्रपुष्प कोशिका कहलाती है। जो प्रपुष्प कोशिका होती है, आगे समझिए, जो प्रपुष्प कोशिका होती है, जो प्रपुष्प कोशिका होती है, प्रपुष्प कोशिका जो प्रपुष्प कोशिका होती हैं, प्रपुष्प कोशिका को हम लोग 2 प्रकार से समझते हैं। एक प्राथमिक कोशिका, एक प्राथमिक भित्ति कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरा होता है बीजाणु जन। जो दूसरी कोशिका होती है, उसे हम लोग बोलते हैं बीजाणु जन कोशिका। बीजाणु जन कोशिका जो दूसरी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं बीजाणु जन कोशिका। जो प्रबुद्ध कोश की होती है, जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है, इनमें जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है, इनमें एक होता है बाहरी परत, बाह्य परत, और दूसरा होता है बाह्य परत, और इधर एक होती है टेपिटम। और बाकी जो 20 में इन्हें हम लोग बोलते हैं मध्य परत। जो मध्य परत, ठीक है। टेपिटम है, सॉरी टेपिटम, मध्य परत। जो मध्य परत होती है, इधर जो प्रारंभिक कोशिका में होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसमें बीजाणु जनन कोशिका होती है। तो इसमें क्या होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, एमएमसी, मदर माइक्रोस्कोप मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्कोप मदर सेल, लघु बीजाणु मृत कोशिका। ठीक है, जो इसमें होती है उसमें लघु बीजाणु मृत कोशिका होती है। एग्जाम्पल में समझिए आप लोग, एग्जाम्पल में एक तरह से एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि हमारी फैमिली में क्या, जैसे पहले नानी जी थी, ठीक है, फिर उसके बाद मम्मी आई है, फिर उसके बाद हम लोग आए हैं। तो इसी तरह जो लघु बीजाणु मृत कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें 4 लघु बीजाणु धानी बनती है। क्या? 4 लघु बीजाणु धानी। ठीक है, समझिए आप लोग, जैसे कि हमने पिछली क्लास कह रहे हैं, अभी जो इससे पहले हमने पढ़ाया था, यहाँ पे एक ऐसे संरचना बनाई थी, तो हमें वही संरचना बनानी है जो अपरिपक्व पराग कोश है, उसमें बनानी है।
यही जो हमने बनाया था अभी पिछली बार, ठीक है। तो इसमें जो अपरिपक्व कोशिका है, इसमें जब कई सारी इसके अंदर जब इसको काटे, जिसमें कई सारी सेल्स होती हैं, जब ये कई सारी सेल्स होती है तो इनमें से कुछ सेल्स बढ़कर अपना आकार बड़ा कर लेती हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं प्रपुष्प कोशिका। और जो प्रपुष्प कोशिका होती है, ये चारों कोरों में एक एक कोशिका होती है, ठीक है। जो प्रपुष्प कोशिका होती है, फिर इनमें दो प्रकार होते हैं, एक प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरा होता है बीजाणुजन कोशिका। जो बीजाणुजन कोशिका होती है तो उनमें क्या होता है, लघु बीजाणु मृत कोशिका, उनमें लघु बीजाणु मृत कोशिका होती हैं। तो जब उनका अर्धसूत्री विभाजन किया जाता है तो इसमें 4 लघु बीजाणु धानी बनती हैं। तो लघु बीजाणु धानी, सबसे पहले आप लोग लिखिए लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी, जो लघु बीजाणु धानी है तो उसमें लिखा है पराग कोश के भीतर, पराग कोश के भीतर, पराग कोश के भीतर लिखिए आप लोग लिखिए पराग कोश के भीतर लघु बीजाणु धानी में जो पराग कोश होता है, पराग कोश के भीतर लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मृत कोशिका, लघु बीजाणु मृत कोशिका, लघु बीजाणु मृत कोशिका, जो लघु बीजाणु मृत कोशिका है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन करके, देखो जो पराग कोश के भीतर जो लघु बीजाणु धानी होती है, फिर उनमें जो लघु बीजाणु मृत कोशिका होती है तो उनमें कौन सा लघु बीजाणु मृत कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री में अर्धसूत्री विभाजन में अर्धसूत्री में अर्धसूत्री विभाजन की इस प्रक्रिया को पहले से कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे समझते हैं कि इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु, सॉरी यहाँ पे लघु बीजाणु, यहाँ पे लघु बीजाणु जनन होगा, ठीक है, लघु बीजाणु जनन। तो इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन, ये घाव घड़ी है, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसे हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु मतलब जिसे देखो जो लघु बीजाणु मृत कोशिका, ठीक है, जो लघु बीजाणु मृत कोशिका होती है एमएमसी माइक्रोस्कोप मदर सेल, जो माइक्रोस्कोप मदर सेल होती है, फिर जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनाती है, 4 लघु बीजाणु धानी बनाती है। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रपुष्प कोशिका। प्रपुष्प कोशिका में हम लोग पढ़ रहे थे जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है और जो बीजाणुजन कोशिका है। तो जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है इसमें बाह्य परत टेक्टम और जो होती है मध्य परत होती है, ठीक। जो इसमें लघु बीजाणु जनन क्या था, जो लघु बीजाणु जनन क्या था, पराग कोश के भीतर जो पराग कोश है, ये पराग कोश जो पराग कोश के भीतर है उसके अंदर लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मृत कोशिका में जो लघु बीजाणु धानी है उसके लघु बीजाणु की जो मृत कोशिका हो उसमें अर्धसूत्री विभाजन की इस क्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि जो परागण है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो परागण के अंदर जो नर पौधी होता है वो कैसे बनता है, ठीक है, हम लोग वो पढ़ते हैं। तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, जो हम लोगों ने लघु बीजाणु जनन पढ़ लिया है। अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे जो परागण, ठीक है।
परागण है वो कैसे बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जैसे कि ये जो लग बीजाणुधानी जो आपस में जुड़ी होती है, क्या होती है, आपस में जुड़ी होती है, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं, जो इन्हें हम लोग बोलते हैं चतुष्पद लघु बीजाणु, जो चतुष्फल लघु बीजाणु होती हैं, ठीक है। जैसे कि एक है उससे और एक के जो एक माता से जो 4 बच्चे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे उनमें से जब एक अलग होगा, जब परागण अलग होगा, ठीक है, तो परागण के ऊपर ठीक है ऐसे एक लेयर होती है, ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं बाह्य चोल। क्या बोलते हैं, बाह्य चोल, बाह्य चोल। और जो आंतरिक परत होती है इसे हम लोग बोलते हैं अंतःचोल, अंतःचोल, ठीक है। तो इसके जो अंदर ये खाली हुआ भाग है, सॉरी, जो हम लोग इसके बाहरी परत है उसे हम लोग बाह्य चोल बोलते हैं, जो इसके अंदर की परत है उसे हम लोग अंतःचोल कहते हैं, सही है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःचोल। इसे हम लोग बोलते हैं अंतःचोल, जब इसे हम लोग अंतःचोल बोलते हैं, ठीक है, तो अंतःचोल बोलते हैं। और जब हम लोगों ने ये जो जगह छोड़ी है, जिसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मतलब इसका एक प्रूफ, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो जगह छोड़ी है इसे हम लोग बोलते हैं जनन छिद्र। क्या बोलते हैं, जनन छिद्र। और जो इसके अंदर का खाली भाग है, जो इसके अंदर खाली भाग है जो ज़्यादा मात्रा में, उसे हम लोग बोलते हैं कायिक, इसे हम लोग बोलते हैं कायिक। और जो इसके अंदर होता है इसे हम लोग बोलते हैं जनन, ठीक है। यहाँ पर जो बड़े भाग में एक ये और एक ये, तो जो ये वाला ऊपर भाग होता है जो कायिक वाला, इसे हम लोग बोलते हैं कायिक केंद्र, इसे हम लोग बोलते हैं कायिक केंद्रक, इसे हम लोग बोलते हैं कायिक केंद्र। और जो इसके ये वाला भाग होता है इसे हम लोग बोलते हैं जनन केंद्र। कौन सा केंद्र, जनन केंद्र, ठीक है। हम लोग इतना समझ लिया। एक बाह्य चोल है, एक अंतःचोल है। बाह्य चोल को इंग्लिश में बोलेंगे एक्साइन लेयर, और अंतःचोल को बोलेंगे इंटाइन लेयर, और अंतःचोल को हम लोग बोलेंगे इंटाइन लेयर। एक बार हम लोग फिर से समझते हैं, इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा, देखते पहले हम लोग, नहीं तब हम लोग सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। देखो ये लघु बीजाणु है जो था, उसमें जो 4 लघु बीजाणु थे जो चतुष्फल लघु बीजाणु थे, ठीक है। इनमें से जो एक होता है उसे हम लोग बोलते हैं परागण, ठीक है। जो परागण होता है उसके ऊपर की जो परत होती है उसे हम लोग बाह्य चोल बोलते हैं, और जो अंदर की परत होती है उसे हम लोग अंतःचोल बोलते हैं, ठीक है। जो इसका जो अंदर का जो खाली भाग होता है और जो यहाँ का भाग होता है इसे हम लोग जनन छिद्र बोलते हैं, ठीक है। और जो इसका एक जो छोटा वाला भाग होता है इसे हम लोग जनन बोलते हैं, उसके अंदर एक केंद्रक बना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं जनन केंद्रक, ठीक है। और जो एक कायिक है जिसके बड़े वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कायिक, जिसके अंदर जो केंद्रक बना होता है इसे हम लोग बोलते हैं कायिक केंद्र। जो कायिक केंद्र सोचो, अब समझो, जैसे यहाँ पे जो बाह्य चोल लिखा हुआ है, ठीक, तो बाह्य चोल में जो जो जगह खाली होती है उसे हम लोग बोलते हैं जनन छिद्र।
हाँ तो देखिए, तो हमने क्या बताया कि जो कायिक जलन छिद्र होता है, हमने बताया कि जहाँ बाह्य चोल, जहाँ जहाँ पे बाह्य चोल नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, जलन छिद्र। जहाँ जहाँ पे बाह्य चोल नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है, जलन छिद्र। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझे जनन केंद्रक। जो जनन केंद्रक है, ठीक है, समझिए, जो जनन केंद्रक है, जनन केंद्रक है, और जनन केंद्रक में हुआ समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। जो जनन केंद्र है उसमें हुआ समसूत्री विभाजन। ठीक है, जब समसूत्री विभाजन हुआ तो इसमें क्या बनते हैं, दो नर युग्मक। क्या बनते हैं, दो नर युग्मक। जब इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो इसमें बनते हैं दो नर युग्मक। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे जो बाह्य चोल होता है ये किससे ये बना होता है स्पोरोपोलिनिन। ये स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। ये किससे बना होता है, स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। और जो अंतर चोल है ये पैक्टोसेलुलोज, ये पैक्टोसेलुलोज से बना होता है। पैक्टोसेलुलोज, पैक्टोसेलुलोज, ये पैक्टोसेलुलोज से बना होता है। तो हाँ, हम लोग फिर से एक बार इसको समझेंगे। जो परागण है इसके बाहर जो परत होती है इसे हम लोग बाह्य चोल कहते हैं। जो बाह्य चोल होता है वो स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा वो है जिसके ऊपर ना ही किसी ताप, ना धूप और ना ही किसी आर्द्रता का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ना ही किसी का भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे जो फिर उसके बाद जो अंतःचोल है वो अंतःचोल जिसे हम लोग इंटाइन लेयर बोलते हैं। अंतःचोल किससे बना होता है, पैक्टोसेलुलोज से बना होता है। और यहाँ की जो जगह खाली होती है, जैसे था जहाँ बाह्य चोल जहाँ जहाँ नहीं होता है वहाँ पे क्या होते हैं, जनन छिद्र होते हैं। जैसे बताया कि जहाँ पर बाह्य चोल जहाँ जहाँ नहीं होता है वहाँ पर जनन छिद्र होते हैं। ठीक है, और जो इसके अंदर का जो खाली भाग होता है जिसके दो भागों में बटा होता है। देखो, एक होता है जनन और एक होता है कायिक। जो जनन, जो छोटा वाला पार्ट होता है जनन, उसे हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर एक केंद्रक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं जनन केंद्रक। और जो कायिक है इसको हम लोग बोलते हैं कायिक केंद्रक। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ा जनन केंद्रक। जो जनन केंद्रक है ये जो जनन केंद्रक है ये समसूत्री विभाजन कर कर क्या बनाएगा, दो नर युग्मक बनाएगा। क्या बनाएगा, दो नर युग्मक। तो हम लोग सबसे पहले इसको और समझेंगे। इतना हम लोगों ने समझ लिया, इसके आगे समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे इधर परागण। इधर लिखेगा परागण, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु। नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद, जो नर युग्मकोद्भिद है, आप सबसे पहले इधर लिखिए इसके दो परत। ठीक है, इसे लंबा करके लिखिए। ठीक है, सबसे पहले लिखिए दो परतें आती हैं, दो परतें। समझ कौन कौन सा, एक है बाह्य परत, बाह्य चोल, और दूसरी है अंतःचोल। बाह्य चोल को हम लोग बोलते हैं एक्साइन लेयर, और अंतःचोल को बोलते हैं इंटाइन लेयर।
ठीक है। जो बाह्य चोल होता है, बाह्य चोल जो होता है वह मोटा और खुरदरा होता है, मोटा और खुरदरा। जो बाह्य चोल बनाए थे ना ऊपर ऐसे ऐसे करके गोले के ऊपर, तो वो क्या होता है, मोटा और खुरदरा होता है। और जो इसका होता है, ये किससे बना होता है, स्पोरोपोलिनिन, ये स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। इंटाइन लेयर, इंटाइन लेयर जो है वह पतला और कोमल होता है, यह पतला और कोमल होता है। और जो ये बना होता है पैक्टोसेलुलोज, यह पैक्टोसेलुलोज से बना होता है, यह पैक्टोसेलुलोज से बना होता है। अब आगे समझेंगे हम लोग। इसके दो भाग हैं, इसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग है, दूसरा भाग है। तो पहला भाग इसका क्या है, कायिक। इसका जो पहला भाग है वो कायिक भाग है, और जो दूसरा है वो जनन भाग। जो दूसरा है वो है जनन भाग, ठीक है। जो पहला है वो कायिक भाग है और दूसरा जो है वो जनन भाग है। तो कायिक भाग में क्या होता है कि इसमें कायिक भाग क्या प्रदान करता है, कायिक भाग पोषण प्रदान करता है, पोषक पदार्थ, और जो पोषक पदार्थ है वो क्या करता है, नर युग्म। जो कायिक भाग है, जो ये कायिक भाग है, जनन भाग है। और जो पोषक पदार्थ है वो नर युग्मक को क्या करता है, पोषण देता है, जो नर युग्मक को पोषण देता है। देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। जो दो भाग होते हैं, एक होता है कायिक भाग, दूसरा होता है जनन भाग। जो कायिक भाग होता है इसमें पोषक पदार्थ होता है, जो पोषक पदार्थ होता है वो क्या करता है, वो नर युग्मक को पोषण प्रदान करता है। नर युग्मक को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। अब आगे हम लोग समझेंगे जनन भाग। जनन भाग में हम लोग समझेंगे, जो जनन भाग होता है उसमें जनन केंद्रक होता है। क्या होता है, जनन केंद्र। अब इसको एक बार हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। अभी जो जनन केंद्रक होता है वो समसूत्री विभाजन करता है। क्या करता है, समसूत्री विभाजन। जो समसूत्री विभाजन करता है तो उससे बनते हैं दो नर युग्मक। क्या बनते हैं, दो नर युग्मक। दो नर युग्मक बनते हैं। तो हाँ समझ गया आप लोग। जो परागण है लघुबीजाणु नर युग्मकोद्भिद, ठीक है। इसकी दो परतें होती है, बाह्य चोल, अंतः चोल। हमने बनाया था, चलो एक बार फिर से बना लेते हैं। ये है, ठीक, ये यहाँ पे जो जगह खाली थी इसे हम लोग जनन छिद्र कहते थे। क्या, जनन छिद्र। इसे बाह्य चोल, इसे अंतः चोल। यहाँ पे छोटा सा भाग होता है, यहाँ केंद्रक होता था, यहाँ केंद्रक होता है। इसे हम लोग बोलते थे कायिक, ठीक है, और इसे बोलते थे जनन। आप समझिए, जो जनन था इसे हम लोग बोलते थे जनन केंद्रक,
और इसे बोलते थे कायिक केंद्र। कायिक केंद्र, ठीक है। ये जनन छिद्र, ये जनन छिद्र जो खाली बाह्यचोल, बाह्यचोल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइन लेयर और अंतःचोल को हम लोग बोलते हैं इंटाइन लेयर, ठीक है। इसकी जो जगह खाली होती है हमने बताया था, जहाँ जहाँ बाह्यचोल नहीं होता है वहाँ पे क्या होते हैं, जनन छिद्र, ठीक है। अब हम लोग इसमें समझते हैं जो परागकण है वो लघु बीजांड, ठीक है। जो ये नर युग्मक उद्भिद बनता है, ठीक, कैसे बनता है देखो। पहले 2 परतें होती है, क्या होती है, 2 परतें, और एक तरफ क्या होते हैं, 2 भाग, ठीक है। जो 2 परतें होती है वो क्या होती है, एक होती है बाह्यचोल और दूसरी होती है अंतःचोल, ठीक है। जो बाह्यचोल होती है और अंतःचोल होती है, जो बाह्यचोल होती है उसका क्या होता है, उसका जो वो जो परत होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है, और क्या कैसी होती है, खुरदरी होती है। और जो ये किससे बना होता है, ये स्पोरोपोलिन से बना होता है। और जो अंतःचोल है, इंटाइन लेयर, ये पतली होती है और कोमल होती है, ठीक है। और ये किससे बनी होती है, पैक्टोसेलुलोज से बनी होती है। और जो इसके 2 भाग होते हैं, कौन से 2 भाग, एक कायिक, ये एक भाग, ये दूसरा भाग है, एक कायिक और एक जनन, ठीक है। जो कायिक भाग है उसमें जो पोषक पदार्थ है वो किसको, पोषक पदार्थ किसको प्रदान करता है, जो नर युग्मक होते हैं उनको पोषक प्रदान करता है। और जो जनन भाग होता है वो जनन भाग, जनन केंद्रक, तो जनन केंद्रक क्या करता है, समसूत्री विभाजन करता है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो 2 नर युग्मक बनते हैं। जो दो नर युग्मक बनते हैं, तो यहीं से कैसे बनते हैं, यही होता है 2 नर युग्मक, यहीं से नर युग्मक बनते हैं। तो यहाँ से 2 नर युग्मक तैयार हुआ, ठीक है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसे साफ कर देते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या थे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, समझिए, पुमंग, ठीक है। पहले हम लोग लिखेंगे पुमंग, पुमंग के बाद क्या होता है, पुंकेसर। पुमंग और पुंमंग इकाई है, पुमंग इकाई है पुंकेसर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, परागकोश, ठीक है, परागकोश। फिर परागकोश के बाद होता है लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी। इसके बाद क्या होता है, लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी के बाद लघु बीजाणु लघु बीजाणु मृत कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है वो क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन, क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन करती है, जब यह अर्धसूत्री विभाजन करती है तो इसमें बनते हैं 4 लघु बीजाणु। क्या बनते हैं, 4 लघु बीजाणु बनते हैं, 4 लघु बीजाणु, 4 लघु बीजाणु, ठीक है। जब 4 लघु बीजाणु बनते हैं तो उसके बाद बनता है 2 नर युग्मक, 2 नर युग्मक। जब 2 नर युग्मक बनते हैं तो यहीं से बन जाता है 2 नर युग्मक, ठीक है। इसे हम लोग रेड मार्क कर सकते हैं, 2 नर युग्मक। ये थी क्लास पूरी पुमंग की प्रक्रिया की, जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि कल की क्लास में
जो हम लोग की पिछली क्लास थी पार्ट 5 में, उसमें हम लोग ने बाह्य पुंज के चक्र में बाह्य दरपुंज दरपुंज अच्छे से पढ़ लिया था। जो पुमंग था वो बाकी था और पुंजयांग बाकी था। तो पुमंग की क्लास में आज हम लोगों ने शुरू से पढ़ लिया है। यहाँ पे परागण है, परागण फिर से परागण डग बीजन जिसमें हमने नर बोल दी, ठीक है। इसके दो परतें होती है, बाह्य चोल अंतः चोल, ये मोटी और खुरदरी होती है, इसमें स्पोलिन होता है। और अंतः चोल में यह पतली और कोमल होती है, पैक्टोसेलुलोज होता है। इसमें दो भाग होते हैं, कायिक भाग जनन भाग। पोषक पदार्थ ये नलियों को पोषक पदार्थ प्रदान करता है, और जनन भाग होता है वो जनन केंद्रक, फिर उसका समसूत्री विभाजन दो नलियों में बनते हैं। तो यहाँ पे बताया पुमंग, पुंकेसर, परागकोश, लघु बीजांड, लघु बीजांड कोश का अर्धसूत्री विभाजन और 4 लघु बीजांड। फिर उसके बाद क्या तैयार हो जाता है, 2 नर युग्म। यही मेन था। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे जायांग।